हेलो दोस्तों, डीडी पाठशाला यानी घर घर की पाठशाला में आप सभी लोगों का एक बार जोरदार स्वागत है। हमने आर्ट्स में भी कदम रख दिया है और आज क्या क्लास होने वाली है। आज हम लोग क्लास लेकर आए हैं पॉलिटिकल साइंस की। इसकी पॉलिटिकल साइंस की आज हम लोग करेंगे 2023 की पीवाईक्यू। क्लास 11 में अच्छे नंबर लाने के लिए क्या करना होता है, जितने भी प्रीवियस ईयर है उन सारे प्रश्नों को बना डालिए और मॉडल सेट को बना डालिए। 40 आउट ऑफ 40 कहीं भी नहीं छूटेगा। ठीक है। तो आज हम लोग अभी इसी वक्त 2023 का करेंगे, फिर इसके बाद 2024 का कर लेंगे, फिर 2025 का क्लास हम लोग ले लेंगे। अगर 3-4 साल का हम लोग प्रीवियस ईयर बना लेते हैं और साथ में अगर कोई बच्चा मॉडल सेट की भी प्रैक्टिस कर लेती है, सच बता रहे हैं एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छूटेगा। क्योंकि आप जितने भी क्लास 11 के एग्जाम देखेंगे सब में प्रीवियस ईयर रिपीटेड सवाल है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आज पॉलिटिकल साइंस विषय को धूम मजा डालते हैं। चलिए देखिए, पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीतिक विज्ञान, ठीक, जिसका एग्जाम कब होने वाला है? कल होने वाला है, कल यानी कितने तारीख को? 26 तारीख को, है ना। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस, जिसका पहला प्रश्न क्या है। पॉलिटिकल साइंस में भी कितना सवाल आएगा आपके एग्जाम में? 40 सवाल आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना 40 सवाल, और OMR सीट को अच्छी तरह से आपको भरना है, पूरी तरह से फिलअप करके। पहला सवाल क्या है आप लोगों के सामने? विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान के बारे में पूछा जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जा रहा है, जो सबसे पुराना है। ठीक है, वो भी लिखित रूप में। कौन सा संविधान को मानते हैं? तो जो लिखित संविधान है, ओल्डेस्ट रिटर्न जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका को मानते हैं। किसका? अमेरिका का संविधान सबसे पुराना लिखित संविधान। अगर पूछे विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो कमेंट में बताइए। कमेंट में बताइए विश्व का सबसे बड़ा संविधान। ठीक है, आ भी सकता है एग्जाम में। अगला सवाल, अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है? Which of the following plans provide for the organization of Indian Constitution Assembly? भारत संविधान के क्या है? भारत संविधान सभा का गठन निम्न में किस योजना की सिफारिश पर आधारित था? किसका? संविधान सभा का गठन पूछ रहा है, किस योजना की सिफारिश पर आधारित था? तो संविधान सभा का गठन किसके? कैबिनेट मिशन 1946 में यह प्रावधान था कि एक संविधान बना के दिया जाएगा और एक अंतरिम सरकार की गठन की जाएगी। किसके बदौलत? ये कैबिनेट मिशन 1946 में यह प्रावधान था। किसका? भारत संविधान सभा का। क्लियर, ये बात तो सही है। अगला सवाल आप लोग बनाइए। अगला सवाल क्या है? देखो 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 देखो, न्यायालय की किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकार में कोई कटौती नहीं की जा सकती है? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार क्या है? हमारे कितने 6 मौलिक अधिकार है ना, फंडामेंटल राइट्स है। किस केस में, किस केस में ये कहा गया कि मौलिक अधिकार कोई कटौती नहीं की जा सकती? मतलब आप कानून कितना भी बना लो, संविधान के मौलिक अधिकार से टकरा नहीं सकती है। अगर कोई भी कानून मौलिक अधिकार से टकरा रही है तो वो कानून चूर चूर हो जाएगी। इस केस में ये बात उठा था। तो ये प्रावधान किस में कहा गया है? ये प्रावधान केशवानंद भारती, कितना, 1973 वाली केस में ये बात कही गई है कि मूल ढांचा, संविधान की जो मूल ढांचा उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? केशवानंद भारती बनाम केरल वाला जो केस था, इसमें कहा गया कि इस मौलिक अधिकार पर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता, सर्वोच्च जो शक्ति है, सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? एज फॉर द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम पावर ऑफ इंडिया विजिट विथ किसमें? जो सुप्रीम पावर होता है, सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? तो जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा होता है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहते हैं ना। तो हमारी संविधान स्टार्ट किससे होती है? हम भारत के लोग। अब भारत के लोग का मतलब सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? सर्वोच्च सत्ता निहित होती है जनता में। हम भारत के लोग जनता में, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल क्या है? किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है? यानी मौलिक कर्तव्य जो है, फंडामेंटल जो ड्यूटी है, ये कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में शामिल किया गया है? विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फंडामेंटल ड्यूटी टू
द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो किस फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत फंडामेंटल ड्यूटी को शामिल किया गया है? तो सर 42वां संविधान संशोधन, कितना, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में 42वां संविधान संशोधन, याद रखना, इसमें मौलिक कर्तव्य को क्या किया गया, शामिल किया गया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, देखो, किसने कहा कि संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की अंतर आत्मा है? हमारे जो मौलिक अधिकार है ना, छह, स्वतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, है कि नहीं, और क्या क्या है इसमें से आपका आएगा क्या, शिक्षा एवं अल्पसंख्यक अधिकार, जो संवैधानिक उपचार का भी अधिकार आएगा। ये जो है संवैधानिक उपचार का जो मौलिक अधिकार है, इसका मतलब क्या, संवैधानिक उपचार जो हमारे मौलिक अधिकार है, इसका मतलब अगर हमारे मौलिक अधिकार किसी भी तरह से हनन होता है, तो संवैधानिक उपचार के तहत हम क्या कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक भी हम लोग पहुंच सकते हैं अगर हमारे मौलिक अधिकार हनन होगा। तो किसने कहा कि जो संवैधानिक उपचार है ये मौलिक अधिकार का क्या है, भारतीय संविधान की अंतरात्मा है? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा। किसने कहा, भीमराव अंबेडकर ने। कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है आपके सामने, व्हाट कैटेगरी ऑफ राइट इज द राइट टू इंफॉर्मेशन गिवन इन 2005? यानी भारत में जो सूचना प्राप्त करने का जो अधिकार है 2005 में, किस प्रकार का अधिकार है? सूचना प्राप्त करने का अधिकार जो RTI जो एक्ट है, वो किस प्रकार का अधिकार है? सर वो कानूनी अधिकार है। कौन सा अधिकार है, कानूनी अधिकार है। क्लियर। अगला सवाल, अगला सवाल, इन विच प्लेस राइट टू वर्क, जो काम करने का जो अधिकार है वो किस प्रकार का अधिकार में शामिल किया गया है, कहाँ शामिल है? भारतीय संविधान में काम करने का जो अधिकार है, राइट टू वर्क, ये कहाँ पे शामिल है? तो वह शामिल है सर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। कहाँ पे शामिल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस चीज का बात करता है, एक कल्याणकारी राज्य का बात करता है ना, यानी लोगों की कल्याण का बात करता है, किसमें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्लियर। तो उसी में काम करने का अधिकार भी शामिल है। अगला सवाल, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण प्रणाली का प्रतिपादन किसने दिया है? Who propounded the single transferable vote system of proportional representation? जो एकल संक्रमण मत प्रणाली होती है, जिसमें क्या होती है, इसमें किसी का भी वोट ना बेकार नहीं जाती है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 4 कैंडिडेट है, क्या है, 4 कैंडिडेट अगर खड़ा हुआ है, मान लीजिए राष्ट्रपति के पद में, तो हम लोग वरीयता देते हैं, इसको 1 नंबर वरीयता देंगे, इसको 2 नंबर वरीयता देंगे, इसको 3 नंबर देंगे, इसको 4 देंगे, वरीयता देंगे, प्रीफरेंस देते हैं, उसी को एकल संक्रमण मत प्रणाली कहते हैं। ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है को किसने दिया था, तो थॉमस हेयर ने दिया था। किसने दिया था, थॉमस हेयर ने दिया था। क्लियर। एकल संक्रमण मत प्रणाली किसने, थॉमस हेयर ने दिया था। अगला सवाल, इस पद्धति के तहत किसका वोट होता है, तो राष्ट्रपति का वोट होता है। क्लियर। अगला क्या है सवाल, भारत के चुनाव आयोग का सरोकार किन चुनाव से नहीं है? जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इनमें से कौन सा चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता है? तो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट तो इस सब कराता है, पार्लियामेंट भी कराता है, स्टेट लेजिस्लेचर भी कराता है, मुनि क्या है, ग्राम पंचायत और जो म्युनिसिपल पॉलिटिक्स जो है नगर पालिका वाला है, इसका क्या कराता है क्या, उसका नहीं कराता है। देखो अगला सवाल, यही सवाल क्या है, चुनाव आयोग सरकार किन चुनाव से नहीं है? तो नगर पालिका और ग्राम पंचायत नहीं है, बाकी ये सब सारा चुनाव आयुक्त कराता है, भारत निर्वाचन आयोग कराता है, लेकिन ये नहीं कराता। ये कौन कराता है, ये राज्य के चुनाव आयोग करवा। क्लियर। अगला सवाल, अगला सवाल देखो 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 देखो, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? जो वित्तीय आपातकाल है संविधान के किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है? फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है, आर्टिकल कौन सा आर्टिकल में? देखो 356 में है, इसमें राष्ट्रपति शासन लगता है, तो ये तो नहीं होगा। 352 में क्या है, राज्य आपातकाल लगता है ना, ये भी नहीं होगा। तो 360 जो आर्टिकल 360 अनुच्छेद 360 में किस चीज का है, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है, तो आर्टिकल 360 याद रखना मेरे। ठीक है ना। अगला सवाल, सवाल क्या है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? देखो भारत में सबसे पहले महिला राष्ट्रपति का सवाल है, तो महिला राष्ट्रपति कौन थी सबसे पहले, तो
प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। कब थी? कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो 2007 से लेकर 2014 तक जिसका शासनकाल हुआ करता था, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्लियर? कोई दिक्कत? महिला सबसे पहली राष्ट्रपति यही बनी थी। अभी कौन है? अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है ना? और तभी कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, चलो अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? Who is known as the foundation stone of the cabinet earth? किसको कैबिनेट का मेहराब का आधारशिला कहा गया है? कैबिनेट की मेहराब का आधारशिला किसे कहा गया है? तो देखो, कैबिनेट का सवाल है तो कैबिनेट का मतलब प्रधानमंत्री, वहां का सर्वोच्च, है ना? तो कौन होगा? कैबिनेट के मेहराब का आधारशिला किसे कहा गया है? तो प्रधानमंत्री को कहा गया है, प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े। देखो, संसद के संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट वो कौन करता है? सर क्या लिखा? हु प्रिसाइड्स, यानी अध्यक्षता कौन करता है? यहाँ कौन का सवाल है, ये वर्ड रखना, कौन करता है? तो अध्यक्षता करेगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। कौन करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा करेगा सर। स्पीकर ऑफ लोकसभा मतलब लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। कोई दिक्कत? अगर यहाँ पे सवाल आता कि संसद का संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन बुलाता है, अगर बुलाता है तो सवाल क्या आएगा आंसर? तो राष्ट्रपति बुलाता है। दिक्कत नहीं ना? लेकिन यहाँ अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक, अगला सवाल। हु हैज द पावर ऑफ सर्टिफाई द मनी बिल? अच्छा, धन विधेयक है, मनी जो बिल है, इसको कौन प्रमाणित करता है कि धन बिल है या नहीं है, धन विधेयक है कि नहीं है, मनी बिल है कि नहीं? धन विधेयक को पहचानने का काम कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर। कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर ही धन विधेयक को पहचानेगा और उसी को परमिशन देगा। धन विधेयक हमेशा कहाँ पर पेश होता है? तो धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पेश होता है, और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, जो स्पीकर होता है, वही बात करता है कि धन विधेयक है या नहीं है, इसको एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। क्लियर? अगला सवाल। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? सवाल देखो, राज्यसभा में निर्वाचित 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 का मतलब इलेक्टेड, इलेक्टेड मेंबर इन राज्यसभा में कितना हो सकता है? तो इलेक्टेड मेंबर 238 हो सकता है। कितना? 238। कोई दिक्कत? अगर पूछे राज्यसभा में कितना सदस्य अधिकतम हो सकता है, तो 250 हो सकता है, लेकिन निर्वाचित सदस्य कितना? 238। और मनोनीत कितना होता है? 212। कोई दिक्कत नहीं ना? अभी वर्तमान में अगर पूछा जाए कि राज्यसभा में कितना सदस्य है, तो वर्तमान में राज्यसभा में 250 सदस्य है, जिसमें 233 अभी इलेक्टेड है और 12 क्या है? मनोनीत है। 12 क्या है? मनोनीत है। क्लियर? अभी सॉरी सॉरी, अगर पूछा जाए अभी कितना है वर्तमान में, तो 245 है सर। 233 इलेक्टेड है और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत है। क्लियर? सवाल क्या है? निर्वाचित सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो निर्वाचित सदस्य की जो अधिकतम संख्या 238 हो सकती है, और 12 क्या होगा? 12 मनोनीत। इस तरह राज्यसभा में टोटल सदस्य कितना हो सकता है? मैक्सिमम 250 ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। कोई दिक्कत नहीं हो सकती? अगर ये बात दिक्कत नहीं है तो आप हमें कमेंट करके ये बताओ कि लोकसभा में कितना मेंबर वर्तमान में है और कितना मेंबर मैक्सिमम चुना जा सकता है। क्लियर? ये हमें कमेंट में जरूर बताओ। अगला सवाल। हु गेव द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ? जो रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है, ये विचार किसने दिया? रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन का विचार किसने दिया था? कानून का शासन का विचार कौन दिया था? ई ए डाइसी दिया था। कौन दिया था? डाइसी ने दिया था। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? ई ए डाइसी। अगला सवाल। हाउ मेनी हाई कोर्ट आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट? वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है मेरे बाबू? कितनी है? कितनी है? तो अभी कितना है? अभी 25 गो है। कितना है अभी? वर्तमान में 25 गो उच्च न्यायालय की संख्या है। भारतीय संविधान में ये प्रावधान है कि हर राज्य का एक एक जरूर उच्च न्यायालय होना चाहिए, लेकिन ये भी प्रावधान है कि अगर दो राज्य आपस में है, समझौता है, तो दो राज्य को मिलाकर भी एक न्यायालय बनाया जा सकता है। क्लियर? तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी वर्तमान में 25 गो उच्च न्यायालय है। अगला सवाल। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में
अवशिष्ट जो शक्ति है वो किसके पास है? संघानात्मक जो व्यवस्था में अवशिष्ट शक्ति का बात हो रहा है, किसका बात रहा है? अवशिष्ट शक्ति का बात हो रहा है, रेजिडुअल पावर का बात हो रहा है। तो ये बात हो रहा है, तो ये शक्ति किसके पास होती है? तो ये हमेशा किसके पास होगा? संसद के पास होगा। हमेशा किसके पास होगा? केंद्र के पास होगा। आंसर क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट। दिक्कत नहीं। अगला सोचिए क्या है? 20 नंबर। राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा जाता है? केंद्र का प्रतिनिधि, केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा जाता है? राज्य में स्टेट में तो जो सेंटर चुन के भेजता है, सेंटर का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, कौन होगा? हमेशा राज्यपाल होगा। राज्यपाल कौन होगा? राज्यपाल होगा। दिक्कत, वहाँ का जो गवर्नर है, तो गवर्नर किसके थ्रू से आता है? केंद्र सरकार से किसी भी राज्य में क्या किया जाता है? भेजा जाता है रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। अगला सवाल, सन 1959 में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? ठीक है, थ्री टायर पंचायत जो सिस्टम था, पंचायती राज सिस्टम है, 1959 में सबसे पहला राज्य कौन था जिसको स्वीकार किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहला कौन है? राजस्थान है। कौन है? पंचायती राज व्यवस्था को हासिल करने वाला सबसे पहला राज्य राजस्थान। दूसरा राज्य कौन? आंध्र प्रदेश। पहला राज्य राजस्थान। क्लियर। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है? देखो देखो देखो, अगला सवाल क्या है, पढ़ो। राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का बात हो रहा है ना, देश का नहीं बात हो रहा है, पूरा स्टेट का बात हो रहा है। स्टेट में चुनाव आयुक्त का निर्वाचन कौन करेगा? तो सर राज्यपाल करेगा। कौन? राज्यपाल करेगा। और केंद्र में चुनाव आयुक्त का नियुक्त कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है? देखो, भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है? जो हमारे जो इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो अमेंडमेंट का जो प्रावधान है, संविधान में संशोधन का प्रावधान, ये कहाँ से लिया गया था? किस देश से लिया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। किससे लिया गया? साउथ अफ्रीका से लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो प्रावधान है। अगला सवाल, जो 73rd जो अमेंडमेंट है, तो ये किससे संबंधित है? ये पूछा जा रहा है। भारतीय संविधान में 73वां जो संविधान संशोधन है, ये किससे संबंधित है? किससे संबंधित होगा? पंचायती राज व्यवस्था से। किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से। कितना? 73वां संविधान संशोधन। अगर 74वां संविधान संशोधन के बारे में पूछे, 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पूछे, तो ये किससे संबंधित है? तो ये सर संबंधित है नगर पालिका से। किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। और 73 कितना है? किससे संबंधित है? तो पंचायती राज। कोई दिक्कत है? 74 नगर पालिका से। अगला सवाल क्या है? हु इज द मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट? जो आधुनिक जो राजनीतिक वैज्ञानिक किसे माना जाता है? आधुनिक जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट किसे माना जाता है? तो डेविड स्टन को माना जाता है। किसको माना जाता है? डेविड स्टन को माना जाता है आधुनिक राजनीतिक साइंटिस्ट। आगे बढ़े। देखो अगला सवाल क्या है? रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखा है? जो रिपब्लिक नाम का एक किताब है, ये किसने लिखा है? तो रिपब्लिक याद रख लेना, इस प्रीवियस ईयर बड़ा पूछता है। तो रिपब्लिक किसने किसने लिखा है? रिपब्लिक किसका बुक है? पेलेटो किसका है? प्लेटो का है। किसका है? प्लेटो का है। अगला सवाल, हु हैज सेड मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन अ चेन? किसने कहा कि मनुष्य जो है स्वतंत्र रूप में जन्म लेता है, लेकिन हर जगह वह बंधनों से जकड़ा हुआ है? किसने कहा था? यही सवाल है कि मनुष्य जो है स्वतंत्र रूप में जन्म लेता है, लेकिन जब वो समाज में आता है तो मम्मी से जकड़ा, मम्मी से रिलेशन बनता है, पापा से रहता है, पापा से संबंधित है, भाई है, बहन है, बीवी है, समाज है, परिवार है, देश है, सब तरह से बंधन से जकड़ा हुआ है। ये बात किसने कहा? ये बात कहने वाला व्यक्ति कौन है? कौन है? इसका एक बुक भी है, द सोशल कॉन्ट्रास्ट जो बुक है, इसमें ही ये बात लिखा हुआ है।
कि मनुष्य जो है स्वतंत्र रूप में जन्म लेता है, लेकिन हर जगह वो पे जकड़ा हुआ है। अब भी जकड़े हुए हो क्या किसी के पहलू? देखो अगला सवाल। हु रोड द बुक फ्रीडम फ्रॉम फियर? फ्रीडम फ्रॉम फियर, ये जो किताब है ये किसने लिखा? अभी क्या क्या किताब पढ़े? एक पढ़े रिपब्लिक। रिपब्लिक किसने लिखा? तो प्लेटो ने लिखा। ठीक है। द सोशल कंट्रास्ट किसने लिखा? तो रूसो ने लिखा। अब कौन सा बुक है? फ्रीडम फ्रॉम फियर, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है अंग सान सू की। अंग सान सू की। अंग सान सू की। ठीक है। अगला सवाल क्या है? समानता का मुख्य रूप क्या है? समानता का मतलब क्या होता है? इक्विलिटी का मतलब क्या होता है? समानता का मतलब क्या होता है? सर समानता का मतलब समान, आर्थिक रूप से समान, सामाजिक रूप से समान और राजनीतिक रूप से समान, इनमें से सभी। इकोनॉमिक इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी और पॉलिटिकल इक्वलिटी, सब में समान का मतलब समानता। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? हु वाज रिटन द बुक ऑन लिबर्टी? है ना? लिबर्टी नाम का जो किताब है ये किसने लिखा? तो लिबर्टी नाम का जो किताब है, ये लिखने वाला व्यक्ति का नाम क्या है? लिखने वाला व्यक्ति का J.S. मिल है। क्या है? कोई दिक्कत? तीन चार किताब का नाम जरूर याद रख लेना, एग्जाम में आएगा, 100% आएगा। अगला, जस्टिस इज अ डेप्थ कॉन्सेप्ट। जस्टिस का क्या मतलब होता है? जस्टिस मतलब न्याय। किस प्रकार की अवधारणा है? कानूनी रूप में अवधारणा है, कानूनी रूप का न्याय, नैतिक न्याय या सामाजिक न्याय? किस प्रकार का न्याय का क्या मतलब? तो न्याय का मतलब सब तरह से न्याय, कानून रूप से भी न्याय, सामाजिक रूप से भी न्याय, राजनीतिक रूप से भी हमें न्याय मिलना चाहिए। तो और इनमें से सभी, न्याय का मतलब क्या हो जाएगा? सब हो जाएगा। सर में जितना है। अगला सवाल। सच बोलना और कर्ज की अदायगी ही न्याय है। सच बोलना और हम अपना कर्ज को चुका देते हैं, ये भी एक तरह का न्याय है। ये किसने कहा? ये कहा स्टेफलस ने। किसने? स्टेफलस ने। याद रखना, सच बोलना ये भी एक तरह का न्याय है ना? तो किसने कहा? स्टेफलस ने कहा। क्लियर? अगला सवाल। 33 नंबर। राइट टू फ्रॉम यूनियन एंड एसोसिएशन इन विच टाइप ऑफ राइट? जो संघ और संगठन बनाने का जो अधिकार है, ये किस प्रकार का अधिकार है? हम कहीं भी संघ और संगठन बना सकते हैं, ये किस प्रकार का अधिकार है? सर ये मेरा अधिकार है, नागरिक का अधिकार है। किसका? नागरिक का अधिकार है सर। किसका? नागरिक का अधिकार है, सिविल राइट्स है। कोई दिक्कत? तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 गलत सवाल। राइट टू वर्क इज विच टाइप ऑफ राइट? राइट टू वर्क, जो काम करने का जो अधिकार है, ये किस प्रकार का अधिकार है? सर काम इसलिए करते ताकि हमको कुछ पैसा मिले, हम अपना आजीविका चला सकें। कौन सा अधिकार है? आर्थिक अधिकार है सर, इकोनॉमिक अधिकार है। ठीक है ना? तो राइट टू वर्क क्या हो जाएगा? तीनों। अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? व्हेन वाज द सिटीजन एक्ट पास्ड इन इंडिया? भारत में नागरिकता कानून कब पास हुआ था सबसे पहले? CAA जिसका नाम सुनते हो, है ना? नागरिकता कब कानून पास हुआ? नागरिकता का मतलब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये कब पास हुआ? तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कब पास हुआ? 1955 में सबसे पहले पास हुआ था सर। कब हुआ था? सबसे पहले पास हुआ था 1955 में। कोई दिक्कत? इसमें बताया जाता है कि आप भारत के नागरिक हो कि नहीं हो, इसके लिए क्या क्या प्रावधान होना चाहिए, है ना? ये अमेंडमेंट एक्ट बताया था कि कौन कौन भारत का नागरिक होगा, कौन कौन नहीं होगा। ठीक। और भारत का नागरिक बनने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में 1955 में बात करता है। अगला सवाल। सबसे पहले किस देश ने महिला को मताधिकार दिया? सबसे पहले जो महिलाएं हैं, जो फीमेल, इसको वोट देने का अधिकार कौन देश सबसे पहले शुरुआत किया? ठीक है ना? तो सबसे पहले का बात है, किस देश ने सबसे पहले महिला को मताधिकार का प्रावधान था? तो सबसे पहले मताधिकार, महिला को वोट देने का अधिकार कौन? न्यूजीलैंड वाले देश ने दिया था। क्लियर? अगला सवाल। अगला सवाल क्या है आपके सामने? किस क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया? किस क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया? तो सर राष्ट्रवाद की भावना 1789 के फ्रांसीसी क्रांति से आता है। 1789 का फ्रांसीसी की क्रांति से राष्ट्रवादी की भावना पनपती है। और फ्रांसीसी की क्रांति में एक बड़ा फेमस नारा हुआ करता था, वो कौन सा नारा है? कौन सा नारा है? अभी आएगा, आप लोग तब तक सोच के रखो, फ्रांसीसी क्रांति से कौन कौन सा नारा आया था। ठीक। अगला सवाल। अगला सवाल क्या है?
किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? किसमें पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? सेक्युलरिज्म जो वर्ड है इसको जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन? 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किसको जोड़ा था? पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा था। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत होना चाहिए तो आगे बढ़ो। सविनय अवज्ञा का नारा किसने दिया? सविनय अवज्ञा का नारा, तो सविनय अवज्ञा का नारा किसने दिया? सर महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ने किसकी नारा दिया? 1921 में किसकी नारा? सविनय अवज्ञा का नारा दिया था। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है? सरदार सरोवर बांध परियोजना किस राज्य से संबंधित है? सरदार सरोवर बांध कहाँ पे लोकेटेड है? सर्वदा सरदार सरोवर बांध परियोजना किस राज्य से संबंधित है? बिहार से? आहा। पंजाब से? आहा नहीं होगा। झारखंड से भी नहीं। किससे? गुजरात से। सरदार सरोवर बांध परियोजना की क्या हुआ? राज्य संबंधित है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? तो ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये कौन कौन सा साल का हो गया? तो ये हो गया किसका? 2000 इसका 23 का। हम लोग अभी PYQ किए, प्रीवियस ईयर सवाल किए, और आपका एग्जाम में इसी से सवाल आएगा। ये 3-4 जो हम अभी कराएंगे इसी से आएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 2024 का लेके आएंगे। जस्ट 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 इसके कुछ ही बाद, थोड़ी देर बाद ही आपका क्या आ जाएगा? नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। तब तक आप लोग इसको देख के कंप्लीट कीजिए। उसके बाद 2024 देख लीजिएगा, फिर 2025 देख लीजिएगा, उसके बाद एग्जाम में बैठ जाइएगा। आराम से नंबर आएगा, अच्छा नंबर आएगा। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।